नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पर। देश में एक अहम बदलाव हुआ है। देश के संविधान में एक अहम बदलाव हुआ है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो भी आपको जानकारी होनी चाहिए, अगर आप राजनीति में हैं तो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या उस परिवर्तन से किस किस वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। शुरू करने से पहले थोड़ा सा परिचय में देना चाहूंगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम है क्या? ये संविधान के अंदर बहुत सारे संशोधन होते हैं। जब देश आजाद हुआ था तब जो संविधान बना था उसमें समय समय पर जरूरतों के हिसाब से अनेक संशोधन हुए थे। अभी 19 तारीख को जो बिल पेश हुआ है हमारे लोकसभा में, वहां 128वां संविधान संशोधन हुआ है। नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। क्या है ये? क्या प्रभाव पड़ेगा? किस किस वर्ग पर प्रभाव पड़ेगा? पढ़ी लिखी महिला या आम महिला पे प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल देश की समस्त महिलाओं पे प्रभाव पड़ेगा। राजनीति करने वाले, राजनीति को करीबी से समझने वालों पे प्रभाव पड़ेगा। 100% डिस्काउंट सब पे प्रभाव पड़ेगा। तो जिन जिन पे प्रभाव पड़ेगा उस वर्ग की अपन लोग बात कर रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा? अब यह पड़ेगा कि देश की संसद यानी कि लोकसभा के अंदर और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। यानी कि अगर 100 सीटें होगी तो उसमें 33 सीटों पर चुनाव निश्चित तौर पे महिला ही लड़ेगी, पुरुष नहीं लड़ सकते। ऐसा बिल लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में बहस चल रही है, आमतौर पे पास हो जाएगा। अच्छा, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ा? पहले कभी भी ऐसा हुआ था क्या? बिल्कुल। सबसे पहले देवगढ़ सरकार के टाइम में भी ये बिल लाने की व्यवस्था हुई थी, जो 10वीं लोकसभा थी, और उस समय भी ये बिल ला नहीं पाए, पूरा पास नहीं करा पाए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2 बार बनी थी, दोनों बार बिल लाने का प्रयास हुआ लेकिन लेके नहीं आए। मनमोहन जी की सरकार ने भी ये बिल लाने का प्रयास किया था, राज्यसभा में पास भी हो गया था लेकिन बाद में लोकसभा में पास नहीं हुआ। मोदी सरकार ये बिल लेके आई है। चलो ये तो सामान्य बातें थी जो जनरली आपको पता होगी, कहीं अखबार या टीवी में आपने देखा होगा। लेकिन जो जानकारी होनी चाहिए वो ये है कि महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति सब करना चाहते हैं, देना कोई नहीं चाहता। कैसे नहीं चाहता हम आराम से समझते हैं। बीजेपी सरकार ये बिल लेके आई है और साथ में 2 चीज बोली है कि नई जनगणना और नई डिलिमिटेशन यानी कि परिसमन। अब ये 2 शब्द क्या है? जनगणना 2011 में हुई थी, यानी 2011 में भारत की जनसंख्या क्या थी, ये आंकड़े हमारे पास आए हैं, वही हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद नई जनगणना हुई नहीं थी, 2021 में होनी थी लेकिन कोविड के कारण नई जनगणना हुई नहीं। अब नई जनगणना चुनाव के बाद में होने के आसार हैं। और नई जनगणना के बाद में परिसमन का मतलब लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटों में बदलाव होगा, सीटें भी बढ़ेगी। तो परिसमन होने के बाद में महिला आरक्षण का मुद्दा बिल लागू होगा, यानी इस लोकसभा चुनाव जो मई में होंगे उसमें लागू नहीं होगा। राजस्थान और 5 राज्य की विधानसभा में जो चुनाव होंगे दिसंबर नवंबर में, उसमें भी महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा। एक सामान्य सी बात थी, सामान्य सी जानकारी जो आप सभी को है। मुख्य तौर पे बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने बड़ा जुमला कहा इस बिल को। कहा है कि महिला आरक्षण बिल लागू ही नहीं होगा। उनका कहना है, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 2031 में जनगणना होगी और उसके बाद परिसमन होगा, 2040 तक कोई लागू होगा। यानी सिर्फ हवाई बातें कर इस बिल के बारे में विरोध करना और सरकार का विरोध करना, आमतौर पे आम आदमी की पार्टी की सरकार ने यही काम किया है। और दूसरा, राहुल जी समझदार हैं, उनको चुनाव में जाना है, लेकिन कांग्रेस बार बार क्यों हारती है इसका अंदेशा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि राहुल जी ने बिल पर बोलते बोलते बात दूसरी ओबीसी के मुद्दे पे ले आए। बोलो, देश के अंदर 90 सचिव है जो सरकार चलाते हैं, लेकिन उसमें 1, 3 या 4 ओबीसी के, बाकी ओबीसी के नहीं है। यानी महिला बिल था, महिला आरक्षण का बिल था, वहां पे भी राहुल गांधी ने दूसरी बात चला दी। इसीलिए आमतौर पे कांग्रेस का कोई वर्ग विशेष समर्थन करता है, कभी कोई वर्ग विशेष विरोध करता है। यानी कभी वो किसी एक वर्ग को साधने का प्रयास करते हैं, कभी किसी एक वर्ग को साधने का प्रयास करता है इस मुद्दे पे। हालांकि इस मुद्दे को और क्लियर करते हुए, जब
देश के गृह मंत्री ने कहा कि सरकार सचिव नहीं चलाते हैं, चुनी हुई सरकार चलाते हैं, लोग चलाते हैं जो चुने हुए वहां बैठे होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और साथ में इस बात को और क्लियर करते हुए राजस्थान के सांसद अर्जुन राम मेघवाल, जो कि कानून मंत्री, उन्होंने कहा था कि 1992 का मैं आईएएस हूं, और जो ये 1992 के जो आईएएस है, सचिव है बहुत सारे जो लगे हुए हैं अभी वर्तमान में, अब इस समय सचिव बने हुए हैं बहुत सारे। तो 1992 में सरकार किसकी थी? अगर आपको इतनी ही तकलीफ थी कि इस वर्ग का होना चाहिए या अल्पसंख्यक वर्ग का होना चाहिए या एससी वर्ग का होना चाहिए, एसटी का होना चाहिए, ओबीसी का, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, तो आप 1992 में सरकार में थे, आप कांग्रेस सरकार में थी, तो आप उस समय भर्ती की उस हिसाब से आप देखते। खैर, ये तो एक सिर्फ राजनीति की बातें होगी। जो महिला आरक्षण बिल पर बोलते बोलते राहुल गांधी फिर एक बार अलग मुद्दे पर बोल पड़े, और इस मुद्दे को सत्ता पक्ष के लोग वापस हास्यप्रद तरीके से ले रहे हैं कि राहुल गांधी क्या बोल जाते हैं। बोलना था उनको महिला आरक्षण बिल पर। हालांकि ये बात सत्य है कि इस महिला आरक्षण में जितने भी राज्य होंगे उसके सभी विधानसभाओं में लागू होगी। कहां लागू नहीं होगा? राज्यसभा में लागू नहीं होगा, विधान परिषद में लागू नहीं होगा। जो कई राज्यों में विधान परिषद है उसमें भी ये लागू नहीं होगा। यानी कि डायरेक्ट सीधे चुनाव होंगे उसमें लागू होगा, इनडायरेक्ट चुनाव में यह लागू बिल नहीं होगा। अब इसमें कुछ पेच जो समाजवादी पार्टी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है जनता दल, उन्होंने, राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने डंगा लगाया कि इसमें जिस तरह आपने एससी और एसटी के आरक्षण की व्यवस्था करी है उसी तरह ओबीसी में भी महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। हालांकि और भी कुछ लोगों ने इस बात को कहा था कि मूलतः ओबीसी में भी आरक्षण होना चाहिए। जो ये महिला आरक्षण बिल है उसमें जैसे एसटी की सीटें जितनी भी होगी उसमें से 33% महिला एसटी का ही कैंडिडेट लड़ सकता है। एससी की जितनी भी सीटें होगी, रिजर्व सीटें, उसकी 33% महिला ही एसटी की लड़ेगी। ऐसी व्यवस्था नए अधिनियम में है। इस अधिनियम में ओवैसी जो उनकी एक पार्टी है जो लोकसभा के मेंबर भी है, उनके एक सांसद ने इस बिल का विरोध किया है। यानी 2 वोट लोकसभा में इस बिल के विरोध में गए हैं, बाकी वोट लोकसभा में इसके पक्ष में गए हैं और ये बिल पास भी हो गया। राज्यसभा में पास होना तय है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर करते ये बिल लागू हो जाएगा। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस विधानसभा में ये बिल लागू नहीं होगा। इस विधानसभा चुनाव में दिसंबर में होने वाले, यानी कि अगले विधानसभा के चुनाव जब होंगे, यानी 23 में 5 यानी 2028 में ये आमतौर पे महिला आरक्षण बिल लागू हो जाएगा। और अब जो लोग राजनीति करते हैं उनको अपनी परिवार से महिला मुखिया को आगे लाना होगा, क्योंकि पता नहीं कौन सी सीट किस हिसाब से रिजर्व हो जाए। 33% का मतलब है, राजस्थान विधानसभा की अगर बात करता हूं तो 200 विधानसभा की सीटें हैं, 33% का मतलब 66 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। यानी कि 66 महिला चुन के राजस्थान की विधानसभा में 100% बैठेगी। यह बिल यह तय कर देता है। लोकसभा में भी 181 के आसपास जो 543 कुल सीटें हैं उसमें से 181 सीटों पर महिला बैठेगी। जिस तरह एससी की लोकसभा की सीट रिजर्व होती है उसी तरह एससी महिला, एसटी महिला, इस तरह की सीटें भी रिजर्व होना चालू हो जाएगी। लेकिन होगी कब? नई जनगणना के बाद, नए परिसमन के बाद। 2026 के बाद परिसमन होगा, जिसमें नई जनगणना के बाद परिसमन होगा और जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा की सीटें भी बढ़ना तय है, विधानसभा की सीटें भी बढ़ना तय है। इसमें अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का रुख तो समर्थन का रहा है, बिल का समर्थन किया है, लेकिन लोकसभा के में जब बार बार बहस होती है तब ये बातें बोलना और कुछ ऐसी बातें लाके बोलना जिससे निश्चित तौर पे वोटों में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है, नुकसान ही होने वाला है। लेकिन बड़ बोलेपन के कारण और कुछ और बोलने के कारण जनता से निश्चित तौर पे दूर होती है। ये मूलतः कांग्रेस पार्टी की हार का प्रमुख कारण रहता है। बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेलकर इस चुनाव से पहले एक विशेष संसद का सत्र बुलाकर इस बिल को रखकर पास कराकर महिलाओं में संदेश देने का प्रयास किया है कि हम महिलाओं के हितों के पक्ष में हैं। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं, मैंने इंटरेस्टिंग फैक्टर सुना है, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, कुछ राष्ट्रीय जनता दल के लोग बोल रहे हैं कि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है, ये नारी शक्ति वंदन नाम क्यों रखा आपने, सीधा नाम क्यों नहीं रखा महिला आरक्षण। ये भी एक सोचनीय बात है कि वंदन एक महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ अभिमान का प्रतीक है, एक शब्द है जो निश्चित तौर पे इस बिल की गरिमा को और बढ़ाते हैं। अगर ये भी आप सुन नहीं पा रहे हो, ये समझ नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भारतीय संस्कृति से दूर होते हुए जा रहे हो। ये उन तमाम सांसदों को सोचना चाहिए जिन्होंने संसद के अंदर ऐसे शब्द बोले हैं। चलो, मेरा काम था आपको जानकारी देना। कितनी जानकारी अच्छी लगी, इस जानकारी का कौन सा हिस्सा आपके समझ में आया, या आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।